नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इस समय भारत में चल रहा है और चुनावों के बीच आज एक मेगा और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ और ये इंटरव्यू ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। नड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो यही है कि जो फर्स्ट फेज रहा उसके बारे में ऐसा ही कहा जा रहा है कि क्योंकि वोटिंग लो रही, ये फेज बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सच्चाई ये है कि ये बीजेपी के लिए ये फेज 2019 से ज़्यादा अच्छा रहा है और जो चुनाव के नतीजे आएंगे तो 4 जून को पता चलेगा। हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स सुबह से ही वोटिंग के लिए निकल गए और उन सब लोगों ने वोट डाला। ये ज़रूर बात है कि हमारे विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से वोट डालना चाहिए था और जिस तरीके से चुनाव को लड़ना चाहिए था, शायद वो नहीं लड़ पाए। इस कारण से वोटिंग परसेंटेज पर तो असर पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स में ही सारे का सारा अच्छे तरीके से भुगता है और हमारे यहाँ इस सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था भी होती है। और जो मैं देखता हूँ उसमें से आपके चैनल पर भी मैंने देखा और प्राय सभी चैनलों में आपने विपक्ष के बूथ को देखा होगा। पोलिंग एजेंट दोपहर तक उठ गए, वो वहाँ थे नहीं। आपने ही बहुत से, आपके चैनल ने उन सब चीज़ों को दिखाया, तो उनके तरफ से जिस तरीके का रिस्पांस आया वो ज़रूर इस प्रकार का रहा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए फेस बहुत अच्छा रहा है, वेरी इनकरेजिंग रहा है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही। क्यों? क्योंकि वहाँ बदलाव की भी इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और वहाँ पर एक तरीके से वोट के लिए उनकी तरफ से भी प्रयास हुआ और हमारी तरफ से तो था ही था। तो और वहाँ भी हम अच्छी वोट शेयर भी लेंगे और सीट शेयर भी लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम पिछले चुनाव से देखें तो ये फर्स्ट फेज अच्छा गया है। इट इज़ ए वेरी गुड स्टार्ट एंड स्लोली इलेक्शन इज गोइंग टू पिक अप। लेकिन पिछले कई दिनों से अब की बार 400 पार का नारा आपकी रैलीज में सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं है। आपने उस नारे को अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड पे रख लिया है या अभी भी आप उस पर बरकरार हैं कि अब की बार 400 पार होगा? न होल्ड पर है, न रोका है, बरकरार है और पूर्ण तीव्र गति से है। कल के अगर आप मेरी ही रैली को उठा लें तो ये नारे मैंने ही लगवाए हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और लोगों ने नारे लगाए हैं। इसलिए पार्टी के स्ट्रैटेजी की दृष्टि से या पार्टी के कार्य करने की दृष्टि से या पार्टी के कैंपेनिंग की दृष्टि से हम 400 पार पर टिके हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हैं और उसके तरफ हम पूरी तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। 102 सीटों पर चुनाव के बाद आप अभी भी ये मेंटेन करते हैं कि 370 और 400 का जो आपने आंकड़ा रखा था, बिल्कुल ये आप अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल, इसको और अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। और मुझे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विशेष करके मोदी जी के पक्ष में बहुत एक तरीके से लोगों ने मन बना लिया है। उनका दे हैव डिसाइडेड, दे हैव ओनली टू इम्प्लीमेंट इट। और हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उसको क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो जाए। ये इसलिए आपसे मैंने पूछा कि जो इस बार वोटिंग कम रही वो उन सब क्षेत्रों में और राज्यों में कम रही जहां आपका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। देखिए, सबसे कम वोटिंग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में रही है। अगर उसका हम ब्रेकअप देखें तो बिहार में सबसे कम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो 7.2% पहले के मुकाबले कम रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे वो राज्य हैं जहां ये आपके स्ट्रांग होल्ड, जहां आप पूरे में से पूरे सीट लेते आए हैं, वहां वोटर का ना निकलना, इससे आपको नुकसान होता है या विपक्ष को नुकसान होता है? कौन वोटर नहीं निकला? उनका वोटर नहीं निकला, हमारा वोटर पूरा निकला है, पूरे का पूरा। और यही तो मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं। ये आप मेरी बात को की तायद कर रहे हैं, आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां विपक्ष बिल्कुल बिखर गया, विपक्ष चुनाव में ही मैदान में नहीं रहा। आपने मध्य प्रदेश की बात की जी। मध्य प्रदेश में हमको किसी सीट पर दिख ही नहीं रहा था कि कोई फाइट हो रही है। पता करना पड़ता था कि कैंडिडेट कौन है, हमको नहीं। हमारे कल मुझे एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार मिले,
उन्होंने कहा मेरा ड्राइवर नहीं जानता कि कौन लड़ रहा है विपक्ष में, मेरे परिवार के लोग नहीं जानते कि कौन विपक्ष में लड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो विरोधी वोट है, जब वो नहीं निकलेगा तो परसेंटेज तो कम होगी। लेकिन ये सब स्टेट्स वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने वाली पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, वो एक तरीके से बिखर सी गई और उन्होंने इलेक्शन को जिस तरीके से लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़े हैं और इस कारण से इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोग, हमारा वोटर पूरी मुस्तैदी से उसने सुबह सुबह ही लंबी कतारें लगा करके वोट अपना दिया है। पर देखिए, अगर इतनी बढ़िया स्थिति बीजेपी के लिए है तो फर्स्ट फेज के बाद प्रधानमंत्री मोदी को ये मुस्लिम का मुद्दा, मुस्लिम कार्ड जिसको हम कह सकते हैं, ये मंगलसूत्र का मुद्दा, ये उठाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की डिविजिव पॉलिटिक्स है और जो डिवाइड एंड रूल के साथ साथ जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और उसको बहुत गार्डेड तरीके से, बहुत शातिर तरीके से रखने का प्रयास है, देश को एक मुसीबत की तरफ धकेलने का प्रयास है, इसके खिलाफ बोलना है कि नहीं बोलना है? और मैनिफेस्टो की बातें निकलते निकलते और उसका विश्लेषण होते होते थोड़ा टाइम तो लगता ही है। नहीं, पर ये तो आप फर्स्ट फेज में भी बात बोल सकते थे, चुनाव से पहले भी बोल सकते थे। मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद मेरा एग्जैक्ट सवाल ये है कि क्या ये पैनिक बटन दबाया है आपने और प्रधानमंत्री ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैनिक बटन नहीं है। इलेक्शन इसी तरीके से धीरे धीरे इश्यूज आते रहते हैं, चलते रहते हैं। सारे इशू एक ही दिन में नहीं दिए जा सकते हैं, वो समय समय पर निकलते रहते हैं। लेकिन ये कोई पैनिक बटन नहीं है। हम सबसे पहले अपना पॉजिटिव नोट पर जितनी बातें थी वो हमने कही और उस कैंपेन को हम लोगों ने इसी तरीके से आगे चलाया और धीरे धीरे अब विपक्ष के बारे में भी तो बताना पड़ेगा ना, इनका इविल डिजाइन क्या है, इनका जो एक गलत, देश के लिए गलत साबित होने वाला वह डिजाइन क्या है और वो कितने अच्छे शब्दों में परोस करके रखा गया है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी तो बताना आवश्यक है और उसको बताने का समय होता है। लेकिन आपने शुरुआत की इस कैंपेन की मोदी की गारंटी के थीम पर कि ये हमारा थीम रहेगा, लेकिन वो 19 अप्रैल के बाद मोदी की गारंटी की बजाय अब मुस्लिम और मंगलसूत्र पर आ गया। ये सोच समझकर आपने किया था, ये रणनीति है या जैसे मैंने कहा ये अचानक से आपने गियर शिफ्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वन आफ्टर अनदर पहले हम अपने पॉजिटिव नोट्स की सारी चीजें रखते हैं और वो हमने रखी है। मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी, और ये सेंट्रल थीम है। इसी थीम पर भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सुधीर जी, जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है उसके मंशा क्या है, उसके मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, ये भी तो अभी 7 फेज का चुनाव है, इसमें इसको अनफोल्ड करना है कि नहीं करना है। तो इसके अनफोल्डमेंट का टाइम शुरू हुआ, तो वो अनफोल्डमेंट का एक प्रोसेस ये है जिसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से ये समाज को बांटने के और खंडित करने का प्रयास भी है और किसी एक को लाभ पहुंचाते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाने का डिविजिव पॉलिटिक्स का भी विचार है। आज आप ये कहना चाहेंगे वाकई जो प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा था कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी या उन लोगों को दे देगी जिनके बच्चे ज्यादा हैं? ये तो कहा ही है प्रधानमंत्री जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आप माइनॉरिटी में भी सबसे पहली बात तो आप देखिए, नहीं, पर ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। ये निश्चित रूप से माइनॉरिटीज को जिस तरीके से आप अपीज कर रहे हैं उसको सामने जनता के लाना है, तो ये तो हमारा ऑफिशियल लाइन है। तो कांग्रेस कह रही है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, और बीजेपी कह रही है मुसलमान, तो ये दोनों एक हैं या ये अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। हम मुस्लिम क्यों कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस की माइनॉरिटीज्म का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण है। उन्होंने आज तक कोई भी वाक्य और कोई भी कार्यक्रम कोई जैनियों के लिए, कोई पारसी के लिए, कोई सिख के लिए, कोई किसी और के लिए किया हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लें तो आपके ध्यान में आएगा कि वहां वो सीए का विरोध कर रहे हैं। तो सीए का विरोध कर रहे हैं मतलब पारसी का विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियन का विरोध कर रहे हैं, जैन का विरोध कर रहे हैं, सिख का विरोध कर रहे हैं, हिंदू का विरोध कर रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि आपके लिए माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है।
दिस इज द ओनली मीनिंग, यही मतलब निकल करके आता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण को आप माइनॉरिटीज बोलते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग मानते हैं। हमारे लिए तो सब बराबर है। हम आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम, कोई भी स्कीम उठा करके देखिए, सारी स्कीम, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी स्कीम उठाकर देखिए, हर जाति को, हर पंथ को, हर मजहब को, हर को यह स्कीम मिली है। बिल्कुल यही बात। लेकिन इसलिए हम न माइनॉरिटिज्म की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। ये अलग अलग धागे निकाल करके समाज को, फैब्रिक को डिस्टर्ब करना, ये कांग्रेस की मानसिकता। जी जी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की मानसिकता में मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि वह देश के लिए हानिकारक होने के बावजूद भी ऐसे विषयों को उठाने में पीछे नहीं रहते हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करता है, लेकिन प्रधानमंत्री और जो सोसाइटी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 10 वर्ष में, आज तक उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मुसलमानों को लेकर, नाम लेकर उन्होंने कभी ऐसे कॉल आउट नहीं किया। और 10 साल के बाद वो ऐसी जब बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तो लगा कि हम कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं देख रहे हैं उनका जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी है। थोड़ी देर तो लोगों को अचंभा हुआ कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कही। और बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी और इस रूप में? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि आप सुधीर जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे सामने वाले की मंशा है उसको सामने रखना यह हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता के बीच में जाए, इसकी आवश्यकता होती है। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो इल इंटेंशन है, जो इविल इंटेंशन है, जो आपकी नीयत जो में खोट है, वह जनता के सामने स्पष्ट रूप में जाना चाहिए। वैसे ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं और मैं आपको थोड़ा सा उसमें से पढ़कर बताऊंगा। देखिए, जो हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इस पर क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। एक जगह यह लिखा है, प्रोत्साहित और सहायता। फिर आगे एक जगह और लिखा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध और कौशल विकास में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। तो हमने भी ये पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है। तो आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ये जो अल्पसंख्यक है यही मुसलमान है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि मैंने कहा ना कि आज दिन तक उन्होंने कभी अदर माइनॉरिटीज की चर्चा की? कभी उन्होंने अदर माइनॉरिटीज के लिए कोई प्रोग्राम चलाया क्या? और मैंने आपको सीए के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है कि उनका प्रयास हमेशा इस बात के लिए रहा है कि माइनॉरिटीज्म मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, और वो एक इसको वोट बैंक की तरह देखते हैं, और उनको कोई उनसे कोई लगाव है या मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मुस्लिम भाइयों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। किसी सरकार ने नहीं किया। कोई सरकार ऐसी स्कीम्स लेकर नहीं आई जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों का आर्थिक विकास हुआ हो। अब आप देखिए स्वनिधि योजना, आप देखिए मुद्रा योजना, अन्य योजनाएं, ये सारी योजनाएं हमारे माइनॉरिटीज को इन्होंने ताकत दी, क्योंकि जो गरीब है उसको वो ताकत मिली है। लेकिन इसमें जो प्रोत्साहन करना और जो सारी बातें आती हैं, वह आप सबसे अलग हट करके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पर देखिए, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जब आप बात करते हैं जी, तो आप आप उसके प्रति भी ईमानदार नहीं है। आप उसके वोट की तरफ नजर रख करके कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, सब्जबाग दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये इन्होंने रिलीज किया था 5 अप्रैल को, और बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को। तो
आपने क्या ये देर से पढ़ा, आपको देर में समझ नहीं, में आया? ऐसा नहीं है सुधीर जी। आप इसको पहले दिन से भी उठा मैं सकते क्या थे? कहता हूं, इलेक्शन कैंपेन इज एन अनफोल्डमेंट। हम पहले दूसरे का सब्जेक्ट क्यों उठाए, पहले हम अपना सब्जेक्ट उठाएंगे। हमने अपनी सारे प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा की है, उसको हम लोगों ने पूरे मैक्सिमम तक हम ले गए हैं। अब चुनाव के अंदर इश्यूज आते रहते हैं, वो हमारे ध्यान में था, जब उठाना था तो उठाया। पर 80% जो बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ आपकी सरकार की योजनाओं के आधार पर ही आपको वोट दे देंगे? मोदी की गारंटी ही काफी है। तो दे ही रहे हैं, तो वो तो दे ही रहे हैं। इस मुद्दे की आवश्यकता ही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं, सामने वाले के बारे में बताना पड़ता है भाई साहब। सुधीर जी, ऐसा नहीं है। वी कैनॉट लेट आवर आइडियोलॉजिकल पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, जो हमसे विपरीत विचारधारा रखते हैं और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मानसिकता न दिखाई जाए और उनकी मानसिकता जनता के सामने न आने दी जाए। ये हम नहीं करते, ये हम उसके सामने लाते ही लाते, और अभी और भी लाएंगे। राहुल गांधी बहुत खुश हैं आजकल, और वो कह रहे हैं कि देखिए, मैंने बीजेपी को नर्वस कर दिया है, मैंने इतना क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इस चुनाव में राहुल गांधी रीलॉन्च हो गए हैं। ये उनकी अच्छी एक लॉन्चिंग हो गई है, अचानक से उनका थोड़ा जोर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, आप लोग बार बार मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं राहुल गांधी जी पर कुछ टिप्पणी करूं। ये मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी का अपना तो कुछ है ही नहीं, और हमेशा शब्द रीलॉन्च ही आता है, तो वो रीलॉन्च विल बी अगेन रीलॉन्च्ड, वो तो चलता रहेगा, दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू। लेकिन सच्चाई क्या है कि माओवादियों से प्रेरित होकर के, लेफ्टिस्ट इश्यूज से प्रेरित होकर के, और जिस तरीके से कांग्रेस माओवादी और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में डीप इन्वॉल्व है, तो वो ऐसी मैनिफेस्टो लेकर के आएगी। और गम बुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपको लगता है कि आपने नर्वस पॉइंट पर प्रिक किया है या टैप किया है, आप खुश रहिए, अच्छी बात है। आपको खुशी मिलती है तो आप कीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही वैचारिक पार्टी, बहुत दूर तक सोच करके एक विचार को आगे लेकर के चलने वाली पार्टी है। इतने जल्दी ना हम नर्वस होते हैं, और होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना कोई गुंजाइश है। हम 400 पार की तरफ चल रहे हैं और आप हमको ये अब नर्वस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक्सरे के जवाब में प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया कि मंगलसूत्र भी लोगों का, महिलाओं का बचेगा नहीं। ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है कि संपत्ति को लेंगे और वो बांट दिया जाएगा, ये भी मैंने इस मैनिफेस्टो में देखा, और मुझे कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने ऐसी बात कहीं कही हो। वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सोना चांदी ले लेंगे हम, या आपकी संपत्ति ले ली जाएगी। तो आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? देखिए ना, ये जो असमानता को समानता करने की बात कर रहे हैं जी, आखिर इसके लिए कोई कानून बनेगा ना? आप लोगों के आय के साधन को आप फिर से उसको असेसमेंट करोगे, असेसमेंट करके आप असमानता को समानता लाओगे। माओवादी सोच है, लेफ्टिस्ट सोच है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट विल इंटरवीन इन दी प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब आप करो तो मंगलसूत्र आता ही है ना उसमें। एक तरफ से सैम पित्रोदा बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस का टैक्स लगेगा। ये सब अब सैम पित्रोदा से कांग्रेस पार्टी का लेना देना है कि नहीं है? पर वो तो कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय है। अब ये अच्छी बात हो गई, हम पकड़ लें तो निजी राय हो जाती है। ये आपका अनडिस्क्लोज डिजाइन, आपका जो इंटेंशन है उसको जनता के सामने लाना हमारी जिम्मेवारी है, और वो हमने बखूबी किया है। और ये वही है, ये जो आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सुंदर शब्दों में घिनौना विचार सामने लाने का प्रयास हुआ है, और इल इंटेंशन है जी, इसमें नीयत साफ नहीं है। स्टेट कब किसी की प्रॉपर्टी में इंटरवीन करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेट के जब कॉन्सेप्ट को हम लेकर के, जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जब हम किसी की आमदनी के बारे में कहते हैं तो फेयर प्रोसेस क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिज इनकम ही शुड गिव हिज शेयर टू द स्टेट। और
जिसकी आमदनी कम है या कमजोर है, वीक है, उसको हम एम्पावर करते हैं। वो स्टेट अपने सिस्टम से एम्पावर करता है। लेकिन आप असमानता को समानता लाने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टेट की प्रॉपर्टी, आप किसी के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आप कम करके वो किसी को देने का प्रयास। आप कहीं डरा तो नहीं रहे हैं वोटर को? मैं नहीं डरा रहा हूं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। मैं जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है वो आपको बता रहा हूं। मैं क्या डराऊंगा? जो लोग इंशाअल्लाह भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, उनको आप एमपी का कैंडिडेट लड़ाते हो, और उसके बाद मेरे को डराने के लिए कुछ रह गया क्या? ये जनता जानती नहीं है क्या? और मेरे को सिर्फ इनको याद ही दिलाना है ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े लोग हैं कि नहीं है? तो हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं। बताना हमारी जिम्मेवारी है। दूर तक इनकी इंटेंशन जो है उसको ठीक से समझ करके जनता तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। राम मंदिर पर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए 2019 में भी बहुत सारे लोग जो याद करते हैं वो ये कहते हैं कि 2019 के जनवरी महीने तक बीजेपी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद पुलवामा का एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से लोगों में एक जबरदस्त जागृति आ गई। इस बार राम मंदिर को लेकर लोगों को ऐसा लगता था कि राम मंदिर से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन राम मंदिर जो है वो बहुत जल्दी पीक कर गया और अब लोग राम मंदिर को भूलने लगे हैं, जिसकी वजह से फिर से बीजेपी वहीं आ गई है जहां आपका ग्राफ जहां जनवरी में था। देखिए सुधीर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक पुलवामा का सवाल है, ये पुलवामा का अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। चुनाव का समय था, हमने कोई उसको चुनाव से जोड़ा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जिम्मेवारी थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वह मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वो चुनाव के कारण नहीं दिया गया जवाब, वो जवाब राष्ट्र हित में दिया गया, नेशनल इंटरेस्ट में दिया गया। हम इसको चुनाव से नहीं जोड़ते। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। पुलवामा हमारे लिए राष्ट्रीय जिम्मेवारी थी जो हमने निभाई, चुनाव के लिए नहीं किया था, और हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, और हमारे आस्था के विषय में राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और ये न्यास ने तय किया, डेट भी न्यास ने तय की, हम उसमें शामिल हुए, और उसका फायदा बीजेपी को मिले, ये हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं है। ये हमारी संस्कृति से, करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। यह जरूर बात है कि उसका भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। वो जितना आता है वो ठीक है, हम उससे संतुष्ट हैं। हम उसके लिए कोई प्रयासरत नहीं है, कोई हम उसके लिए लगे नहीं हैं। ये हमारे लिए राष्ट्रीयता का, भारतीय संस्कृति का, हमारी राम आस्था का विषय था, और उस विषय को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं। अगर विपक्ष के पूरे पिच को हम देखें तो विपक्ष ये कहता है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है ये, और उसमें उन्होंने अलग अलग आपके ऊपर आरोप भी लगाए हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि अब बीजेपी का भी एक कांग्रेसीकरण हो गया है, और सत्ता में रहने के लिए जितने समझौते करने पड़ते हैं सिद्धांतों के साथ, अलग अलग लोगों से हाथ मिलाने को लेकर, वो सारे समझौते अपने सिद्धांतों के साथ बीजेपी भी वैसे ही कर रही है जैसे कांग्रेस करती थी? उदाहरण के तौर पर अगर कोई भ्रष्ट नेता है तो उसके साथ आप हाथ भी मिला रहे हैं, उसे पार्टी में भी शामिल कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी को तोड़ने की बात आती है तो उसको तोड़ भी रहे हैं। ईडी सीबीआई को लेकर भी आरोप लगी रहे हैं कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये सब आपके खिलाफ जा रहा है? पहला विषय शायद आपने कहा कि हम डिक्टेटरशिप, ये क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हाँ, और तानाशाही है। हाँ, ऐसा है कि लोकतंत्र भारत में कभी खत्म ना होगा, न होने की स्थिति आएगी, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हमेशा मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और हम लोगों ने लोकतंत्र को हमेशा अच्छे स्पिरिट में लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप बताइए, हम लोगों ने कहीं राष्ट्रपति शासन सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहीं लगाया हो? कहीं हम लोगों ने किसी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया हो? दिक्कत ये आ रही है कि विपक्ष की अपनी एग्जिस्टेंस को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है।
अपनी एग्जिस्टेंस को खतरा है। मैंने उनको कई बार कहा कि आपको अगर विपक्ष करना नहीं आता तो हमसे थोड़ा हम ट्यूटरिंग कर देंगे आपकी। इस तरीके से चलता नहीं है, आप धीरे धीरे और कमजोर होंगे। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा आरोप लगा कि सारी पार्टियां, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। अब मैंने उसका एक रीजन भी दिया, मैंने तो आपके चैनल पर भी आकर के उसका जवाब दिया था कि क्यों खत्म होंगी। इसलिए क्योंकि आप जिस रास्ते जा रहे हो उसमें आपको दुर्बल होना लिखा हुआ है। तो इसमें किसी और की एग्जिस्टेंस, कोई डेमोक्रेसी चैलेंज में नहीं आती, कोई डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है। आपके अस्तित्व को, आपकी पार्टी के अस्तित्व को खतरा है। और अब पार्टी को भी खतरा नहीं रह गया है, अब तो पार्टी के परिवारों को खतरा, के अस्तित्व को खतरा आ गया। पर इसमें भी देखिए वही डबल स्टैंडर्ड्स की बात। मैं आगे पूरा कर देता हूं। फिर आपने दूसरी बात कही कि आप सबको ले लेते हो और समझौता कर लेते हो। ऐसा नहीं है। हम पार्टी के अंदर हम लोगों ने तय किया हुआ है कि कोई भी कितना बड़ा हो, कोई भी कैसा भी हो, कानून अपना काम करेगी, उसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग काम करना चाहते हैं, आते हैं तो वेलकम है उनको, लेकिन उनके चलते हमने कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो, कोई हमने उनको रियायत दी हो, कोई हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा उनकी केयर किया हो। आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं एक अखबार की। सिंस 2014 25 ऑपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन प्रोब क्रॉस्ड ओवर टू बीजेपी, 23 ऑफ देम गॉट रिप्राइव। मतलब 25 ऐसे आपके पास नाम लिख करके दीजिए ना जी। ये इंडियन एक्सप्रेस का, हाँ मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था जी। और मैं तो आपसे सुनना चाहता था। लेकिन ये आंकड़े हैं, ये तो कहते ही हैं। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, लॉ एजेंसीज और कानून ये अपना काम करेगा, इसका जवाब भी कानून के लोग ही देंगे। कौन किस कारण से गया, कौन किस कारण से उसको रियायत मिली, इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कभी नहीं पड़ती है, किसी को कोई रियायत देने का काम नहीं करती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, आपके ब्लैक एंड व्हाइट चैनल में बोलना चाहता हूं। और ये ठीक है, कई लोगों को बेल मिल जाती है, कई लोगों को फिर वो चुनावी बॉन्ड भी खरीद लेते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे आता है, जनता कैसे देखती है। देखिए चुनावी बॉन्ड का मैं जवाब अलग से दूंगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो मैं इसी में आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात कि चुनावी बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, सभी दलों ने सराहा, सभी दलों को ऑन रिकॉर्ड है, सब लोगों ने इसको सराहा, वेरी गुड, ब्लैक मनी को कम होगा, व्हाइट मनी आएगी और इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सब लोगों के वक्तव्य आए। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड 70 साल से आप इलेक्शंस किस हालत में हो रहे होंगे इसको तो आप इमेजिन कीजिए। जो बॉन्ड में लोगों ने चंदा दिया है, ये ब्लैक में आता था, कैसा देश चलता होगा, किस तरीके का चुनाव होता होगा। आज इलेक्टोरल बॉन्ड कम से कम ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को पता तो चला कि किसने किसको कितना पैसा दिया, किसको कितनी आमदनी हुई। और आप सबके ध्यान में आया होगा, हमारे गृह मंत्री जी ने आपके चैनल पर ही आंकड़ों सहित बता दिया आपको कि 35% के आसपास हमारे पास है, 65%। और जो पार्टियां, कोई स्टेट चलाता है, कोई छोटी स्टेट चलाता है, कोई बड़ी स्टेट चलाता है, उनको बड़े बड़े डोनेशंस मिले हैं। और हमारी पार्टी जिसके 303 अभी निवर्तमान संसद में लोकसभा के सदस्य थे, उसको उसके एवज में जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मैं भी कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, जिन 30 कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, उन 30 कंपनियों ने कुल मिलाकर 335 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए, 335 करोड़ के। फिर देखिए, अगर मेरी जांच चल रही है और मैं गिरफ्तार हो गया तो मैं बीजेपी के चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदूंगा, ये रीजन समझ में नहीं आया। इन 30 कंपनियों में से जिन लोगों के खिलाफ एक्शन चल रहा है वो 16 कंपनियां हैं, और उन 16 कंपनियों ने 65% ऑपोजिशन पार्टीज को दिया। बिल्कुल, मैंने मान लिया ऑपोजिशन पार्टी को। दूसरी बात, मैं उनके ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या होता है,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टाइम होता है। इलेक्टोरल और बॉन्ड कोई भी आरोपी कंपनी या आरोपी व्यक्ति बॉन्ड क्यों खरीदेगा? मतलब उसकी मंशा क्या है? क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है? ऐसा है, मैं क्या फिर कह वो रहा हूं, आइडियोलॉजी की विचारधारा? दोनों चीजें अलग अलग है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लोग पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं चुनाव की दृष्टि से, हमको भी देते हैं, दूसरों को भी देते हैं। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते किसी को कोई रियायत मिली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हम बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहते हैं। दूसरा, आपको अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि आज आप इस डिस्कशन पर इसलिए आए क्योंकि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के कार्यक्रम को शुरू किया और हमारे भी ध्यान में आता है चीजों में सुधार होने की जरूरत है और उसमें उसको परिष्कृत करने की जरूरत है। वन स्टेप फॉरवर्ड, वील गो वन स्टेप फॉरवर्ड। जो आप कह रहे हैं इसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये आप अप्रिशिएट कीजिए ना कि 70 साल क्या हो रहा होगा, 70 ईयर्स तक क्या चल रहा होगा। जो आप 350 के एक अमाउंट बता रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए इस तरीके से ब्लैक मनी के तरीके से भारत के इकोनॉमी में आए होंगे। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आपको उल्टी पड़ेगी? उसका नुकसान, फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है ग्राउंड पर? देखिए, हम कभी इस दृष्टि से देखते ही नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होगा, यह थंब रूल है जी, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है और इसके कारण से जो एक्शन हो रहा है वह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रहा है और उनको सारी की सारी छूट है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट्स के माध्यम से पूरी उनको सहायता दी जाए, पूरी रियायत मिले, जो भी रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से मिले। कोर्ट ने उनको कह दिया कि कोर्ट्स डू नॉट वर्क फंक्शन ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स, ऑन पॉलिटिकल रीजंस, ये ऑब्जर्वेशंस दे दिए। तो वो जो गए हैं वो हमारे कारण नहीं गए हैं, अपने कर्मों के कारण गए हैं। पॉलिटिक्स में हम सब लोगों को ये कोई चुनाव देख करके डाला गया ऐसा भी नहीं है। उन्होंने खुद वो तो 9 समन्स उन्होंने इग्नोर किए हैं। तो ये टाइमिंग ऐसी आई कि इलेक्शन के टाइम पर आ गया और इलेक्शन के टाइम पर वो जेल में है, लेकिन उनको कोई सिंपैथी, वो प्रयास करेंगे सिंपैथी लेने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन सब चीजों को किस तरीके से जमीन पर न्यूट्रलाइज भी करना, और ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि उनको कोई सिंपैथी मिल रही है। जो उनके वोट है वो उनके वोट हैं, वो उसको उनके पास रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 50% अबव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट है और वो हमारे को मिल रहा है। ये आपकी अध्यक्षता में आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद आपने अपनी पारी के बारे में क्या सोचा है? नहीं, मैं अपने बारे में तो सोचता ही नहीं हूं क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी के कार्य में जुटा रहता हूं। तो इसलिए जो नई जिम्मेवारी मिलेगी उस नई जिम्मेवारी में सुधीर जी हम चलेंगे। दूसरी बात कि हम किसी भी जिम्मेवारी में रहें, पार्टी मेरा फर्स्ट लव है, पहला काम पार्टी के लिए। मैं सरकार में था तब भी मैं हर चुनाव में किसी न किसी प्रदेश का चुनाव प्रभारी रहा, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो। तो सरकार में था तब भी मैं काम करता रहा, अब तो पार्टी का अध्यक्ष हूं और काम कर रहा हूं। इसके बाद जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको मैं निभाऊंगा और पार्टी की सेवा में पूरी ताकत से लगा रहूंगा, पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहूंगा। एक पार्टी पर अभी ये भी आरोप लग रहा है कि पार्टी में एक सत्ता का अहंकार है। देखिए, अगर आप 10 वर्ष सत्ता में रहते हैं तो अहंकार आ ही जाता है, किसी में भी आ जाता है। आपको भी ऐसा लगता है कि एक अहंकार जैसी कोई बात आ गई है सत्ता में रहने के कारण, या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई है, या जिसको हम कई बार लोग तानाशाही भी कहते हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। कुछ व्यक्तियों के दृष्टि से कभी आप इस तरीके का कोई व्यवहार हो गया होगा जिसके कारण से कोई आप कह सकते हैं कि अहंकार होता होगा। पार्टी के अंदर हम लोग न कॉम्प्लेसेंट हैं, न हम कहीं अहंकार से ग्रसित हैं, न ही हम ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रसित हैं। हम धरती को के साथ कनेक्ट बना करके भारत की जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का काम हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। लोगों को समय समय पर आगाह करना, चेताना, पार्टी के अंदर भी ये इंटरनल प्रोसेस चलता रहता है। तो निश्चित रूप से आप एक भूमिका में रहते हैं तो उसको रिवाइटलाइज करने की आवश्यकता होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि रिवाइटलाइज नहीं करना की जरूरत है, वो है।
हम उसको करते रहते हैं और सभी लोग एक अच्छी मंशा के साथ भारत के जनता की सेवा में जुटे हैं। अब देखिए, ये सवाल काल्पनिक नहीं है, ये कैलकुलेशन का सवाल है, और वो ये है कि कोई पार्टी जो तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और वो पहले ही 303 सीटें जीत चुकी है, ज्यादातर सीटों में आप 100% सीटें ले चुके हैं, इसके बाद परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जा सकती, नीचे ही जा सकती है। और अभी हम जो देखते हैं, ऐसे स्टेट्स तो मिल जाएंगे जहां आपकी सीटें 2-4 कम होंगी, लेकिन ऐसे अभी नहीं मिल रहे हैं जहां आपकी सीटें बढ़ रही हों। उस लिहाज से ऐसा लगता है कि 303 से आपकी टैली नीचे रहेगी। आपको ये बात सताती है, और आपकी अध्यक्षता में पिछली बार से अगर कम सीटें बीजेपी ने जीती तो ये आपके लिए भी एक चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए सुधीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं ये प्रो इनकम्बेंसी में लड़ रहे हैं, और आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड हर बार इंप्रूव ही करता चला गया है। 2014 में जो हमारी टैली थी वो हमने इंप्रूव करके 2019 में की, जो 2019 में है वो हम 2024 में हम उसको और इंप्रूव करेंगे, नंबर 1। और इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम पुरानी स्थानों को तो रिटेन कर ही रहे हैं, हम एंट्री तमिलनाडु में मार रहे हैं, हम बहुत अच्छी एंट्री और बहुत अच्छा रिजल्ट हम इंक्रीज करेंगे उड़ीसा में, हम बहुत अच्छा इंक्रीज करेंगे वेस्ट बंगाल में, हम आंध्र में भी अपने अपने नंबर को बढ़ाएंगे। पिछली बार हमको वहां नहीं आया था, तो ये हमारे स्थान होंगे जो बढ़ेंगे, और एक अच्छे नंबर से हम आगे बढ़ेंगे। आज आप क्या नंबर दे सकते हैं? जहां तक मैं नंबर नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने एक और बात कही मैं कि बढ़ने का स्कोप, तो ये प्रो इनकम, मैंने ये कहा कि ऐसे स्टेट्स तो मिल रहे हैं जहां कम हो रहे हैं, तो लेकिन मैंने बढ़ने वाले आपने बढ़ने वाले स्टेट्स आपको बता दिए। दूसरा, प्रो इनकम्बेंसी में हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर और बढ़ता चला गया है, इसलिए वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीट शेयर भी बढ़ेगी। जी, आपने एक चीज नोट की होगी, आप तो रोज ग्राउंड पर जाते हैं, आजकल देश में यूट्यूबर्स का बड़ा जोर है, और तमाम तरह के यूट्यूबर्स, आपके पक्ष में भी लेकिन आपके खिलाफ भी बहुत सारे यूट्यूबर्स एक्टिव हैं। वो भी बहुत चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के आंकड़े, कई बार उनके आंकड़े गलत भी होते हैं, लेकिन यूट्यूब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है प्रचार करने का, और सोशल मीडिया अचानक से बहुत पॉलिटिकल हो गया है। ये पिछली बार नहीं था, ये नया आपने देखा होगा, और आपने भी इस बार आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं और उनको पार्टी में भी ले रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे से, जमीन से एक रिवोल्ट करने का एक तरीका होता है जब यूट्यूब ज्यादा पॉपुलर इस तरीके से निकल कर आती है? तो नहीं, ऐसा और वो भी आपके खिलाफ जो नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में नए प्लेटफॉर्म्स, नए माध्यम बहुत तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं, हर चुनाव में हुए हैं। 2014 में बहुत कम पार्टीज को मालूम था कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, 2019 में सभी उसमें प्लेयर थे, तो इस बार यूट्यूब आ गया है। Are you a victim of YouTube today? YouTubers? No, not at all. We take everything very positively. We take it in a positive note. आप देखिए, प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं, प्रवाह को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको एक रास्ता दे सकते हैं, वो हम करेंगे और कर रहे हैं। आखिर में आपके नंबर्स क्या बताना चाहेंगे आज? मैं बताना चाह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी 400 पार के तरफ एनडीए जा रही है, और हर जगह से हमारे को इंक्रीज वोट शेयर में भी मिल रहा है, सीट शेयर में भी मिल रहा है। फाइनल टैली में आपको, क्योंकि अभी पहला ही फेज हुआ है, जरा 3-4 फेज हो जाए तो हम आपको जरूर बताएंगे। पर अभी आप 400 से नीचे उतरने को तैयार नहीं है? मैं एनडीए और बीजेपी की 370 से थोड़ा सा अभी आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे या नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मुझे अच्छा वातावरण दिख रहा है, लोग हमारे पक्ष में वोट देना चाह रहे हैं। ये ठीक है कि सामने, क्योंकि विरोधी जिस तरीके से ग्राउंड से अलग है, आपने देख ही लिया, मैंने आपके इंटरव्यू में बता ही दिया कि उनके बूथ खाली, उनके पोलिंग एजेंट नहीं है, तो ये परिस्थिति में सामने नहीं आता, अपेरेंटली नहीं दिखता है। लेकिन ये जो मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया, ये जो मुसलमान का मुद्दा उठाया, इससे आपको ऐसा लगता है कि अब चुनावों में तेजी आएगी? नहीं, ये जनता आगाह होगी। हमने तेजी के लिए इसको नहीं किया है, उनको आगाह करने के लिए किया है कि इंटेंशन क्या है। सर, जो चुनाव का जो कैलकुलेशन है अभी, उससे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो तो कंसोलिडेट हो गया, वो एक तरफ आ गया,
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां हैं वो ये कामयाब रही है करने में। लेकिन ये जो बहुसंख्यक वोट है ये अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। क्या यही कारण है कि अब बीजेपी उन सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए अब ये धर्म का कार्ड खेल रही है? या आपने भी देखा होगा अलग अलग सेक्टर्स में, राज्यों में जो जातियां हैं, कुछ जातियां नाराज हैं, कुछ आपसे खुश नहीं है, जैसे राजपूत जाति का मुद्दा आ गया। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, हमारे लिए ये कोई चुनौती नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधारण मानवी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को वोट देना चाहता है और नेशनल इश्यूज पर वोट देना चाहता है, विकास के नाम पर वोट देना चाहता है। ये जरूर है कि कुछ लोग इस तरीके से विषय को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है और इस तरीके से कोई जाति का विभाजन हो रहा है ऐसा नहीं। नेशनल इंटरेस्ट में चुनाव हो रहा है और राष्ट्र के मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा है। हम जो बात उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि कांग्रेस का और इंडी अलायंस का जो विशेष डिजाइन है वो जनता के सामने आए, वो जनता के सामने एक्सपोज हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन कोई जातिगत समीकरण को बैठा करके एक समुदाय को साथ रखना नहीं। हमारा फिर भी प्रिंसिपल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। और जब हम मुस्लिम माइनॉरिटी की भी बात जब करते हैं तो हम मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं, जो कांग्रेस का डिजाइन है वो हम एक्सपोज करते हैं। जो कांग्रेस की डिविजिव पॉलिटिक्स है वो हम एक्सपोज करते हैं। भारत की का जो पॉलिटी है, जो हमारा वोटर है, जो हमारे लोग हैं, वो सबके विकास के बारे में बात हो, ये हमारा उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात करते हो, ये एक्सपोज होने की जरूरत है। और मैंने कहा नहीं आपको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सबसे ज्यादा लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण किसान सम्मान निधि में मुस्लिम भाई हैं। हमारे आयुष्मान भारत में बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई हैं। तो हम तो सबको विकास के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनके डिजाइन में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। और ये जो कास्ट की आपने बात की, ये कुछ लोग जो कास्ट के नेता होते हैं, आखिर उनको भी इसी चुनाव के टाइम पर कुछ मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के मोदी जी का साथ दे रहे हैं। नड्डा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। और अब 4 जून के बाद शायद आपसे दोबारा मुलाकात बिल्कुल होगी मुलाकात, और फिर उस दिन हम आपके दावों को क्रॉस चेक कर लेंगे। बिल्कुल, अच्छे से धन्यवाद।